नवंबर का महीना जो है वो इस मैटर को लेके जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है वो अभी भी ये मैं ये नहीं कह रहा इसको कोई ये ना लेके जी कोई जंगी सूरत हाल नहीं कभी भी कुछ भी एनीथिंग जब तक उधर का रजीम चेंज नहीं होता या जब तक उधर की इनकलाब इस्लामी की जो हुकूमत है उसको ये गिरा नहीं लेते उस वक्त तक ईरान पे थ्रेट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। 6 नवंबर 2025 बरोज जुमेरात। मोहम्मद उसामा अली एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर और बड़े जबरदस्त बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज भी। और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वैलिड खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। फिर उसामा साहब की तरफ जाएंगे और इनकी कैलकुलेशन जो इस टाइम बड़ी जबरदस्त हो रही है उस वाले से बताते हैं। नाज़रीन, 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क के न्यू मेयर है जोरान ममदानी। ये इंडियन गुजरात से है। इनकी फैमिली जो है युगांडा की है और वहां से ये अमेरिका आए थे। और आप ये देख लें कि अब इस टाइम जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान के काफी जो लोग हैं उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात भी है, जिसमें नजम सेठी भी आते हैं, उनकी फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और ये वो है जो बड़ी जबरदस्त उर्दू भी बोल लेते हैं। और नेतन्याहू का इन्होंने बोला था कि मैं इसको अरेस्ट करूंगा। आप समझ लें तब्दीली आ रही है अमेरिका में इनके आने से, और ऐसी तब्दीली आ रही है जिसमें अब अमेरिकन जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी हो कोई हो लेकिन कोई और आ जाए। और ट्रंप ने मजाहिया अंदाज में कहा कि अगर मैं होता इसके खिलाफ तो मैच जीत जाता। मतलब मेयर के इलेक्शन में भी ट्रंप साहब अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इनको वोट पड़े 59.6%। और जो इनके हरीफ थे एंड्रयू कोमो, उनको पड़े 41% वोट अमेरिका में, और अच्छे मार्जिन से इन्होंने हराया। और उसामा साहब से आपको याद होगा 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जब मैंने ये प्रिडिक्शन ली थी तो उसामा साहब ने कहा था कि इनका टेन्योर आ सकता है, ये एक अच्छा कैंडिडेट है। इस वाले से बात हमने की थी। आपको बताएं कि नाज़रीन, कल जो एक डेवलपमेंट हुई कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट, मशकूक फ्लाइट्स जो थी वो सब कैट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मैरी टाइम, पानी के अंदर स्ट्राइक जो करता है, ये लोगों ने इन्होंने स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी किया और उसका नाम OPR-126 रखा गया। पाकिस्तान एक्टिविटीज में, पाकिस्तान जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें रेंज स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है। 4 से 10 नवंबर तक इसकी स्ट्रेट फायरिंग होगी और ये नोटम जारी कर दिया गया। और इंडिया में भी कुछ तैयारे जैसी जम्मू कश्मीर और अमृतसर में उड़े तो साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना PAF ने जहाज उड़ाया और साथ ही ये लोग दौड़ गए। ये खबरें भी कल नोट हुई। मकबूजा कश्मीर में भी हालात अच्छे नहीं है। इंडिया फाज ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आपने देखा कि एक मल्ला की जो रिपोर्ट आई थी उस पर इन्होंने जो बातें की। अब खबर आ रही है कि अपनी मोदी सियासत बचाने के लिए इंडिया फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, जिसके ऊपर चतरू एरिया है उसमें इंडिया मीडिया बता रही है कि आर्मी के ऊपर दहशतगर्दी जी अटैक हो गया हमारे आर्मी के ऊपर, और 2 हमारे कमांडर मर गए, 14 फौजी हमारे हलाक हो गए। इस तरह की फॉल्स खबरें बन रही हैं। इस पे हमारी पाकिस्तान मीडिया हो सबकी नजर जरूर है। और आपको बताते चले कि आज लाहौर से जद्दा PIA का जहाज जा रहा था सुबह के टाइम, उसको परिंदा टकरा गया शीशे पे, जिसकी वजह से वो क्रैश होते होते बचा है। और पायलट ने बड़ी महारत से PIA के जहाज को कराची में उतार लिया और लोग सेफ हैं। 300 से जाहिद लोग बताए जा रहे हैं जहाज के अंदर मौजूद थे। और दूसरा आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान के मसले में ट्रेड पर भी अब मसला हो रहा है। जो पाकिस्तान के पास शिपमेंट जो है वो आ रही थी, वो जंग कशीदगी के बाद दुबई और कोलंबिया वहां पे चले गई। और इंडिया ने धमकी दी है कि अगर ये शिपिंग पाकिस्तान को भेजी तो हम इंडिया जो है वो कहता है हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये खबरें भी इंडिया लोगों को दे रहा है। अच्छा जी, इंडिया हाइड्रो बम का तजर्बा भी करने जा रहा है और आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरा दोहा में हो रहे हैं। और उसमें स्ट्रेट वे उन्होंने बोला है कि हम सीधी बात करेंगे कि हमारी, जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे जो सरजमीन है अगर तुम्हारी इस्तेमाल हुई तो हम वो कबूल नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, आज अफगानिस्तान के साथ जो 6 नवंबर को तुर्की में सीक्रेट एजेंसी है वहां पर ये मुलाकात होगी। लास्ट टाइम भी इधर सीक्रेट एजेंसी में इधर वीडियो भी रिकॉर्ड होती है और इधर से DG ISI और DGS जो मेजर जनरल है वो सफारती लोगों के साथ वहां पे रिकॉर्ड के साथ, वीडियो रिकॉर्ड के साथ बैठेंगे, उनके साथ उनको बताएंगे कि ये मामलात पर चीजें आपने की हैं। अच्छा, शुमाली कोरिया जो है वो न्यू एटॉमिक बम बना लिया उसने और उसका तजर्बा करने जा रहा है और किसी भी वक्त वो इसका तजर्बा कर सकता है। लास्ट उन्होंने 2017 में किया था। प्यूटन ने कहा कि हम अपने साइंटिस्ट को बोला है कि न्यूक्लियर टेस्ट करो, जैसे ही अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो प्यूटन कह रहा है हम भी करेंगे। अमेरिका में कार्गो जहाज जो है वो क्रैश हुआ कल और उसमें काफी लोग जो थे वो भी मरे और काफी इसमें नुकसानात अमेरिका में हुए हैं, ये भी खबर आ रही है। और नेक्स्ट 15 दिन वो कहने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप ने भी एक जगह पे जो है वो खड़े होकर कह दिया इंडिया के, जहां पहले 6 जहाज कहता था अब ट्रंप 8 जहाज कह रहा है कि इंडिया के राफेल गिरे थे। और दूसरा आपको बताएं कि
इलेक्शन के बाद इसराइल की शिकस्त हो रही है वहां पे हर जगह पे अमेरिका में जो लोग खिलाफ थे, और ईरान की स्टेटमेंट आई है कि उनकी फोर्स हाई अलर्ट पर है, वो नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन उन पे जंग मुसल्लत की जाएगी। और दूसरी यमन भी बोलता है कि हमारा भी सेकंडरी राउंड इसराइल के साथ हो सकता है। चाइना ने भी अपना ट्रेनिंग त्यारा जो है वो बनाया, और ये फर्स्ट ट्रेनिंग त्यारा है जो पायलट को ट्रेन करेगा। अमेरिका इंटरनल कॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, ये आज अमेरिका करेगा इसको टेस्ट। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने इस इलेक्शन के जरिए जवाब दिया है कि वो किसके साथ हैं। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जोरान ममदानी उनकी पिक्चर लगाकर मुबारकबाद भी दी है, और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने गजा के बच्चों से मुलाकात भी की है और अहम मुलाकातें करके बोला कि मैं फलस्तीन के साथ हूं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और भी मजीद खबरें, लेकिन इस पर उसामा साहब से अब कैलकुलेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो सबसे पहले तो जरूरी ये होता है कि लोग अमूमन इसमें सवाल आए थे कि नोटिम बेसिकली क्या है। नोटिम एक इंटरनेशनल ऐसा मैसेज तमाम दुनिया को दिया जाता है कि तमाम लोग अलर्ट हो जाएं कि यहाँ से कोई भी अपना त्यारा, कोई भी ऐसी चीज, कोई समंदरी बहरी कश्ती या जो भी जिस हवाले से भी वो जारी किया गया हो, तो उससे अलर्ट हो जाए, और ताकि उनको ये पता हो कि यहाँ रियल फायरिंग और रियल जो सब कुछ चल रहा है जिसका शिकार कोई बन सकता है। तो ये इसलिए जारी होते हैं, और इसका मतलब इससे ज्यादा, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे जी नोटम जारी हो गया जैसे कोई थ्रेट जारी होगी, इस तरह से नहीं होता। ये पूरी दुनिया के लिए होता है, कोई नोटिस होता है इस तरह से रियल एक्सरसाइज में जाता है। उसके बाद जो ज़ोहरान की बात की आपने, ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट है, लेकिन इससे एक चीज, दो चीजें वाजे हुई कि जो जितनी कोशिश की गई इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम को अमेरिका ने खुद ही बेशक उसको फंड किया, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, और फिर उसी के जरिए अपना होल्ड बनाया। सो इंडिया इससे इख्तिलाफ भी कर सकता है कोई हक में कि देखें आप टेक्निकली तो पाकिस्तान इंडिया जंग का ऑर्डर कौन लिखता है? याहू को फायदा मिलता है या ट्रम्प की जेब में पैसा जाता है? मतलब अमेरिका या इजराइली आपको मतलब इसके बेनिफिशियरी हैं इस सब के। तो वो किस तरीके से इस सब को खत्म होने की तरफ या उसकी तरफ, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही बनना है ना, मुआहदे करने हैं ना। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको पैसा ज्यादा हो तो ये जंग बंद हो या ये दो मुल्क कभी अमन से रहें। तो ये बेसिकली साइकी होती है। अच्छा, इसी तरीके से ये कोई अमेरिका ने कोई 174 दुनिया में एयर बेसिस हैं, अड्डे हैं दुनिया में होल्ड करने के, अपने कदम जमाने के। तो उसके तहत उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को उसके बाद खसूसन इस खित्ते को बलि का बकरा बनाया। अभी तो आप लोगों को नहीं पता कि जो नाइजीरिया में क्यों उंगली कर रहा है, साइबेरिया में क्या हो रहा है, फलानी जगह क्या हो रहा है, सेनेगल में क्या हो रहा है, वहां भी यही सब चलता है। इसी तरीके से ग्रुप्स को फंड किया जाता है। तो उससे एक इमेज, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेज ये था कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया बेसिकली। हालांकि सबसे ज्यादा जो पिछली सदी में जो ब्लड शेड हुआ, सिर्फ बाकी माजी को तो छोड़ दें, जस्ट पिछली सदी में जो ब्लड शेड हुआ, वो ब्लड शेड टोटल का टोटल क्रिश्चियन उसका और इनका आपस की वो थी, जीविश और इनकी सबसे ज्यादा जो उसमें कह लें कि एक दूसरे को मारने मराने से लेके जितना भी नुकसान किया या करवाया। और अगर असल इस्लाम की बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल जंगों में ज्यादा से ज्यादा फिगर जो है वो 400 का आता है, 300 400, उसके बाद मैक्सिमम कोई 1000, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो खौफ से अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, खौफ तारी हो जाता है दुश्मन को, सरेंडर कर देता है, ये है असल, और उसके बाद अमन कायम हो जाता है। बेसिकली इस्लाम की जो थ्योरी है अबाउट द वॉर्स, वो ये नहीं है कि हमने किसी को मारना है। ये जो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो फैलाई गई हैं कि इस्लाम तो जी कहता है काफिर को मार दो और दूसरे को मार दो। और ये अभी ऑलरेडी डिपोर्ट हुआ है जैसे इटली में जी, वो कल भी हम उसमें प्रोग्राम में बात की कि जी जो इस्लाम में नहीं है वो काफिर है तो उसको मार दो। ये गलत बात है। इस्लाम में आप सलामती में हैं, पहले खुद तो बताएं। इस्लाम का मतलब एक पीस है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अमन है। इसको इस्लाम, उर्दू में इस्लाम कहते हैं ना, इनकी जबानों में इसको तर्जुमा करके बोला करते हैं।
اسلام مطلب کیا ہے؟ سلامتی. سلامتی means safe, be safe. السلام علیکم، محفوظ رہو. جب آپ کسی کو، جیسے آپ لوگ اپنی اس کا ترجمہ بتاتے ہیں یا اپنے ڈفرینٹ لینگویج میں ڈفرینٹ ہائی ہے، کہیں نمسکار ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں نمستے ہے، کہیں واٹس ایور جو بھی، لیکن السلام علیکم کا مطلب ہے بی سیف. مطلب ہمارا سلوگن سیفٹی سے ہے، امن سے، سیکیورٹی سے. اس کا ارک ہے، ایون کہا گیا کہ جو سلام نہ کرے وہ منافق ہے. جو سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، یعنی کہ مجھے سب کو بار بار دعا دینی ہے، بی سیف، بی سیف، بی سیف، بی سیف. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھے کہ آپ پہ سیفٹی ہو، آپ پہ سیکیورٹی ہو. امن ہی سب سے بڑا مقصد اسلام ہے، سیکیورٹی سب سے بڑا اسلام. ڈیوائن میسج کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس، آپ کو جو میڈ ہے، اس کی جو، اس کے اندر جو جانور چھپا ہے، اس کے اندر جو دونوں چیزوں کی صلاحیت گوندی گئی ہے ہیومن مشین میں، اس کو کنٹرول کر کے آپ کو، کیونکہ اب آپ کو شیر چیتے نہیں کاٹتے، آپ خود ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے اندر چھپے ہوئے جو وہ جو گوندی گئی صلاحیت ہے درندگی کی، اس کو رام کرنے کے لیے ڈیوائن میسج آئے. اب کوئی کہتا ہے یہ ڈیوائن ہے، کوئی کہتا ہے یہ ڈیوائن ہے، کوئی کہتا ہے وہ ڈیوائن ہے. تو پھر بھائی اس کو ٹیسٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عملی طور پہ چلے جاؤ کسی بھی اس پہ، کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس میں اس کا پریکٹیکل جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو زہران ممدانی مسلم فیملی میں گرو اپ ہو کے، گرون ہو کے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی جو لاسٹ میسج ہے اس میں اب بھی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ایک اچھا انسان، اچھا سکسیسفل پرسن، جو لیڈنگ فرنٹ پہ آ کے ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو رہنمائی کرنے کے، یا ان کو جیسے کہتے ہیں ان کے لیے امن کا یا ان کے لیے سکسیس کا استعارہ بن کے ابھرے، تو آج یہ کیپیسٹی موجود ہے. اور وہ شخص ایک ڈائیورس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا، انڈین بیک گراؤنڈ سے تھا، پیدا میرا خیال ہے یوگنڈا میں ہوا، جس طرح یوگنڈا میں ہوا. انڈیا بات گجرات یہ نہیں ہے، فیملی. بات یہ ہے کہ کیا اگر اسلام کو اتنا ریڈیکل ہوتا، یا اسلام اگر اتنا کوئی ریڈیکل دوسری نیشنز کے لیے ہوتا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہوتا کہ اس کے اندر سے کوئی سادھو پیدا ہو جائے گا یا اس کے اندر سے کوئی بڑا کوئی نیوٹرل قسم کا بندہ پیدا ہو جائے گا. ظاہری بات ہے جس طرح کا امیج ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے، ایک مستقبل کی ہوپ ہے جس پہ کئی دفعہ میں نے اس پہ بات بھی کی ہے. یہ بات اس بات کی دلیل ہے جو میں نے کبھی کی تھی کہ مستقبل میں صرف اور صرف جو وقت ہوگا، جو دنیا یا دنیا کا کنٹرول یا دنیا کا جو نظم و نسق یا دنیا کی جو امیدیں ہوں گی، وہ صرف ان سے ہوں گی جن کو مولا علی کی ذات کا تعارف ہوگا، وہ ان کو اپنا رہبر مانتے ہوں گے، وہ اپنا جیسے کہتے ہیں مشل بردار مانتے ہوں گے، ولی مانتے ہوں گے، ان کو اپنا رہنما، لیڈر، قائد، ہیرو مانتے ہوں گے. کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو جو سب سے بڑی ضرورت ہوگی وہ ایک جنگی حالات کے اندر جو اسلام ہے، یا جنگی حالات کے اندر جو جہت ہے یا اختیار کرنا، وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اپنے سب سے بڑے جو سپیریئر سپر ہیرو، جس نے سارا اسلام، جس کے ایک ایک وار کا جیسے کہتے ہیں کہ موترف ہے، اور ایک ایک ایونٹ پہ اس نے ایسا سما باندھ دیا کہ کائنات، فرشتے سب مبہوت تھے. تو اس ہستی کا جو تعارف ہے اس وقت آپ لوگوں کو کام آئے گا، اس وقت آپ کی مجبوری بن جائے گا جب پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اب کریں تو کریں کیا، ان جنگوں کا کیا کریں، انسانیت کہاں سے نکلے، سوچ کیا ہے، آئیڈیا کیا. چلو ہم بیٹھے ہیں کہیں پھنس کے، تو فلک سب ایک ہی چیز پہ زور لگا رہے ہوں گے، نہ کوئی روٹی پہ، نہ کوئی کسی چیز پہ، ایک بات پہ، سوچو کیا کرنا ہے، پلان کرو کیا کرنا ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اب کیا کریں، اب کیا کریں. وہ کیا کریں کا آنسر کے لیے جو خمیر ہے یا جو وہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، اس کے اندر سے وہ نکلے گا.
उनकी क्यारी से वो इल्म का मोती कहीं ना कहीं फैला होगा और वहां से वो इंसान उभरेगा और आप लोगों को उसकी जो सॉल्यूशंस हैं या चीजें आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो ज़हरान है ये एक मिसाल है। अगर वो कहते हैं वो सेकुलर, बिल्कुल कोई सेकुलर माइंडसेट होता तो फिर इतना अच्छा ना होता, फिर वो ये ना कहता आई एम मुस्लिम। उसने आगे क्लेम किया, वो जेडी वैंस की तरह ये भी तो कह सकता था कि मैं तो एथीस्ट था। उसने किसी ने पूछा उससे कि आपकी जो वाइफ है वो हिंदू हैं और आप जो है वो क्रिश्चियन हैं, तो आपके बच्चे क्या होंगे और आप एडजस्ट कैसे करते हैं? तो उसने कहा फ्रैंकली आई एम एथीस्ट, मेरा तो इतना ज्यादा कोई वो ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये टाइटल से नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी बताती है। लेकिन इसने आगे अपनी स्पीच में कहा कि आई एम मुस्लिम, तो उसने क्लेम भी किया। उम्मीद ये की जाती है कि जितनी भी दुनिया का मुस्तकबिल की जो असल इस्लाम है वो अभी नजर ही नहीं आया, वो आगे जब आप लोग फंस जाएंगे तब उभर के सामने आएगा। अच्छा, अब आ जाएं कि जो आपने ये बात की कि ईरान की जो एक्टिविटी है कि वो रेडी है फॉर वॉर। डेफिनेटली जब तक उधर का रजीम चेंज नहीं होता या जब तक उधर की इनकलाब इस्लामी की जो हुकूमत है उसको ये गिरा नहीं लेते, उस वक्त तक ईरान पे थ्रेट मौजूद है। अब जैसे उन्होंने कितना मजबूत वॉर किया था, मतलब पूरी लीडरशिप की खबरें, एकदम ऊपर की टीयर उड़ाई, नीचे की टीयर उड़ाई, तवीज भी फेंके जो जो हो सकता था दुनिया का टूल यूज किया। एक जबरदस्त अटैक था, लेकिन नाकामी हुई, तो वो चेंज नहीं कर सके। ये बशारुल असद पे भी बड़ा अच्छा इन्होंने लगाया शाम के सदर को उतारने के लिए, उधर भी बहुत अच्छा खाना जंगी रही, सब कुछ रहा, लेकिन एट दी एंड अब जाके कहीं उसमें कामयाबी जो 2011-12 से शुरू थे। इसी तरीके से लोग इस टाइम का जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक बैठा डिबेट्स कर रहा है वॉरफेयर पे या पाकिस्तान इंडिया वॉर को, या ये जी हमारी ये लेयर डिटरेंस है और फलां लेयर डिटरेंस है, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि फेलियर जब अमेरिका जैसी सबसे हाई टेक वॉर इंडस्ट्री या हाई टेक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको फेलियर जब फेस करना पड़ जाए, मतलब ईरान में वो कामयाब नहीं हो सके, और अगर ये फेलियर हो सकता है तो ये आपका पाकिस्तान इंडिया के और बाकी हिसाब किताबों में फेलियर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर ये फेलियर होता है पाकिस्तान के इंडिया के दरमियान किसी भी मिस कम्युनिकेशन में, जिसके चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं, जिस तरह का माहौल बना दिया गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई, नाकामी हुई, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, जो कि जिसका खतरा मौजूद है। तीसरी बात यह है कि ट्रंप को ये क्यों नहीं कोई कहता, या दुनिया में अब ये क्यों नहीं बातें होती कि यार ये जो सो कॉल्ड मज़ाहिब अमन पसंद है, या इस्लाम भी उसी में से है, हिंदुइज्म भी उसी की बात करता है, सब के सब कहीं कोर प्रैक्टिकली तो अमन की या इंसानियत की बात करते हैं। तो अब जरा इतना गौर से समझो कि अगर फलक आप इंसानियत की बात करते हो तो फिर इंसान इंडिया में मरे, अमेरिका में मरे, यूरोप में मरे, यू हैव शो सम ग्रेस कि आपको ये दिखाना है कि वो इंसान था और आपका उससे ताल्लुक था, whatever the race, whatever the color, whatever the religion। लेकिन ये ग्रेस आपके इस वक्त के हुक्मरान तबके की बातों में नजर नहीं आ रही। जैसे कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि ट्रंप एक जंग तुमने सीज फायर करा दी, उसको तुमने तुम्हारे कहे पे मान लिया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तुमसे, इंडिया ने मान लिया, या इंडिया ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने मान लिया। मान लो ये खुफिया कालें होती हैं, इन्होंने कौन सा कोई बाहर आना होता है। तो क्या अब ये तुम बार बार जो जहाज बताते हो, ये किस लिए बताते हो? इंडिया को प्रवोक करने के लिए बताते हो कि वो गुस्सा निकालने के लिए दोबारा अटैक कर ले, सीज फायर खत्म कर ले, ये चाहते हो? या अब तुम इतने वेले हो कि तुम्हारे दिमाग में हर माइक पे, हर स्टेज पे सिर्फ एक यही काम है, बाकी दुनिया के ममालिक जो तुम्हारे बाकी लेन देन और बाकी चीजें वो दिमाग में नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? मतलब इसको बढ़ावा देना चाहते हो? बार बार प्रवोक करता है ना चिढ़ाना ही है ना।
चलो इंडियन कहते हैं जी गिरे ही नहीं, फिर तो और बड़ी बात है कि भाई उसका मुंह बंद कराओ कि यार इधर गिरे नहीं, तुम प्रवोक कर रहे हो, ये एथिकली रॉन्ग है किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए। दो ममालिक की लाखों करोड़ों अवाम को खतरे में डालना अपने इस तरह के रवैये से, ये कोई अक्लमंदी थोड़ी है कि तुम जंग चंगी बंद कराइए कि तुम बार बार उंगली दे रहे हो फिर। और इंडिया अगर मान लो कि इंडिया कहता है जी गिरे ही नहीं, ठीक है नहीं गिरे, तो इसको क्या कहोगे, इसको मुंह नहीं बंद करना इसका कि भाई हमारे गिरे नहीं जहाज, तुम बार बार लगे हुए हो, क्या तुम चंगी सीज फायर करवाइए, इसका मतलब तुम चाहते हो दोबारा हो जाए। दोबारा हो जाए, और मैं कहूँ कि 2 बार मैंने करवाई सीज फायर। हाँ, दूसरी एक और इसमें एंगल है जो सबको समझना है, आज क्या बैठा हुआ इस टाइम प्रोग्राम में जितना भी ब्रेन है उसको ये समझना है, आप लोगों को बेसिकली वो एंगल्स दिखाए ही नहीं जाते जिन एंगल्स पे बेसिकली बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई ये क्यों नहीं कहता है कि यार ये अच्छी दीदा दिलेरी है कि कभी आपने फलाना पानी के अंदर का मिसाइल तजर्बा कर लिया, कभी आपने फलाना तजर्बा कर लिया, कभी आपने जो है वो एटमी उसका वो कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया। आप लोग डायलॉग का तजर्बा या अच्छी बाहिकमत अटेम्प्ट्स का तजर्बा क्यों नहीं दिखाते जो इंसानियत को समझ भी आए, वो डायलॉग्स, वो ऐसे असूल, वो ऐसे जवाबित, वो ऐसे हल, वो ऐसी डिबेट जिससे ये कंफ्लिक्ट्स खत्म हो। मतलब आप अभी तक जो स्किल शो कर रहे हैं वो सारी की सारी असला इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं इंसान मरेगा। मतलब जितना बारूद अमेरिका ने बनाया, जितना इस रशिया ने उसके मुकाबले में बनाया, फिर चाइना ने, फिर हमने, फिर इंडिया ने, ये सारे का सारा चलना है तो क्या कोई नहीं मरना, कौन मरेगा? लोग इंसानों पे जुल्म है। लोगों को ये क्यों नहीं अकल आ रही कि अगर आप वाकई इतने कोई ग्रो कर गए हैं और आप वाकई कोई बड़े दुनिया के साइंसदान हैं तो आपको तो इस टॉपिक को खत्म करना है कि भाई अब तो बड़े हो जाओ, कारोबार करो, तरक्की की बातें करो, अपनी बुदोबाश की, ह्यूमन लुक आफ्टर की, ह्यूमन सर्विस की, इसको खत्म करो। ये जो सारा जंगी रेस और धमाके, और बैन होनी चाहिए ये गुफ्तगू। ये जो मिसाइलों की और हर टाइम के तजर्बे इनकी गुफ्तगू अब ट्रंप ने भी करना है क्योंकि जी उसने भी टेस्ट करना है, फौरन ही उसको भी आ गई। मतलब ये एक रवैया, इसका मतलब है दुनिया एक दफा मार खा के संभलेगी, इसने ये चलाने ही चलाने हैं जो इस टाइम आप लोगों को अपने इर्द गिर्द इस तरह के डायलॉग्स इनके बनते नजर आ रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अब जरा अपने वो कागज कलम सीधे कर लें। नवंबर का महीना जो है वो इस मैटर को लेके जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है वो 11 के बाद शुरू होगी। 11 से जब समझ लें कि जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। जैसे ही ये रेट्रोग्रेड होगा इसका जो एक फैक्ट पड़ रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इंडिया अपना दो बदू जंग और उस सारे मामले की तरफ जा सकता है। तो उसके बाद जो 11 के बाद से ऑनवर्ड 45, ये जैसे हमने कहा 27 से 45 दिन जो मार्स की प्लेसमेंट है वो टफेस्ट ही है। इसके बाद सूरत हाल ये हो सकती है कि कुछ अरसे के लिए एक पूरी इस सारे मैटर्स में अप्रैल तक का एक वो आ जाएगा। अप्रैल में जो सूरत हाल बनती है उससे पहले का जो नक्शा मुझे समझ आता है, अब ये टाइम नोट कर लो फिर तुम्हें क्लिप नहीं मिलते, 20-22 ये जो भी चल रहे सेकंड इसको नोट कर लो। अगले साल ये जो मीडिया पे आज आपके पाबंदियां हैं या आपके सहाफियों पे, या भी आप मुझे जो प्रोग्राम में बता रहे थे कि खबरें गलत खबर पे बंदे उठाए जाएंगे, ये इस तरह के 3 लोग उठाए गए। अगले साल पूरी दुनिया का मीडिया रेबलस होना शुरू हो जाएगा, हुकूमतों के असर से निकल जाएगा। इसका मतलब है कि हुकूमतों की ग्रिप कमजोर हो जाएगी, हुकूमतों की ग्रिप कमजोर हो जाएगी, इसलिए ये मीडिया उनके हाथों से निकल रहा होगा। इसका मतलब है कि गवर्नेंस कमजोर हो जाएगी, इसका मतलब ऐसा क्या गुजर गया होगा जिसकी वजह से ये वक्त आ रहा होगा। तो इसके 2-3 फीचर्स हैं। एक तो ये है कि दुनिया के नक्शे में, जंगों में, चीजों में कुछ बहुत कुछ हिल चुका हो, जिसके नतीजे में मीडिया अपनी अपनी आज़ादी की जंगें और तहरीकें, और मीडिया भी अपना एक ग्रिप से निकल के काम शुरू कर दे, सहाफ़ी बड़े बागियाना एटीट्यूड में होंगे,
صحافت آزادی کا سفر کر رہی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گورنمنٹ کے انفلوئنس سے نکل جائے گی. یہ صحافیوں کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑی وہ ہوگی، بلکہ پچھلے دنوں امریکن پینٹاگون کو کئی 30 کمپنیوں نے نو کر بھی دیا تھا. تو یہ آگے آنے والے اپریل کے بعد 2026 کے اپریل کے بعد یہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ایڈ اپ کر لیں کہ یہ ایک تو آزادی صحافت، دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ دوبارہ سے جو چیزیں رکی ہوں گی وہ اپریل 2026 سے دوبارہ ہائٹ پہ چلی جائیں گی. اس میں صرف 3 چیزیں نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے سونا آج رکھ لیا وہ سونا سنبھال لیں. اپریل 2026 کے بعد سونا اپنی ہائٹ کو ٹچ کرے گا، اور وہ وقت ہوگا. اب اگر اس کی فلکچویشن میں جو لے گئے ہیں لے جائیں، جنہوں نے ہمت نہیں کی نہ کریں، دل کرے کر لیں، نہیں دل کرتا نہ کریں، چاندی میں چلے جائیں. لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو اپنی ہائٹ ہے اس کی وہ اپریل 2026 میں جب سورج سن بھی ایگزالٹیڈ ہوگا، جوپیٹر بھی ایگزالٹیڈ ہوگا، دیٹ دا آئیڈیل ٹائم کہ جب سونا آسمان کو چھوئے گا. یہ بھی ڈیٹ، یہ ٹائم نوٹ کر کے رکھ لیں. پھر آپ لوگوں نے کہنا جی آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، اس کو بھی نوٹ کریں. اس کے بعد جو گھروں کا لینے کا فارمولا دیا تھا، آپ انڈین ہیں، آپ پاکستانی ہیں، جہاں بھی ہیں دنیا میں، آپ کو اس ٹائم آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس چپ کر کے سونا لے کے رکھ لیں جو بھی بنتا ہے. اس کے بعد آپ جائیں اور اپریل 2026 کے بعد پراپرٹی ڈی ویلیو ہو چکی ہوگی، اور سونا دے کے آپ اپنا گھر بار جو بھی سیدھا کرنا ہو کر لیجئے گا. تیسرا اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم 4 لاکھ سے کیا کریں، 8 لاکھ سے کیا کریں، تھوڑے پیسوں سے کیا کریں. تو بھائی صاحب اس کا سمپل سا ہے کہ 10 بکریاں لو، ان بکریوں کا اوپر صرف ایسا سسٹم بناؤ کہ ان کے جو پیشاب ہے وہ تقریباً 4 فٹ نیچے گرے، کیونکہ ایمونیا ٹریول کرتا ہے، ایمونیا گیس ہوتی ہے جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پیشاب وغیرہ سے ایک دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے، جب سردی میں نظر آتا ہے، گرمی میں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ ایک گیس ہوتی ہے. تو وہ جو گیس ہوتی ہے وہ ان کو بیمار کرتی ہے، خراب کرتی ہے. تو آپ ان بکریوں کے لیے ایک ہائٹڈ پھٹے بنوا کے، یا جو بھی آپ نے انتظام کرنا ہے، یا آج کل پالٹس بنا کے رکھے ہوتے ہیں، تو آپ ایک بکری اللہ تعالیٰ کی اس میں راہ خدا میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی کہ یہ جی میں ان کے لیے اس کو کرتا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، 9 کی انشورنس ہو جائے گی بس. اور ایک شروع میں کیا کریں قربانیاں یا صدقے، شروع میں کیا کریں، مسجد میں جانے سے پہلے صدقہ کر کے جائیں، اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے صدقہ کیا کریں. یہ مسجد کے باہر نکل کے کرنے والا کوئی چکر نہیں ہے، پہلے دے کے پھر ڈر سے جاؤ کہ اب میں بھی مراد مانگوں گا، یہ کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے جو اب یہ جو بکریاں ہیں اس میں بھی زیادہ چکر میں نہیں پڑنا. جو آپ کو ٹیڈی ملتی ہے یا کوئی بھی ملتی ہے، اس کو صرف اور صرف آپ کی ایک تو صفائی کا سسٹم اچھا ہو، دھونا کرنا ایزی ہو، دوسرا بسم اللہ کے ساتھ، اور ادھر کوئی خوشبو کا انتظام کریں، اگربتیوں کے سٹینڈ سائڈوں پہ لگائیں ان کے، اور نمک کے جو لیمپس لگا دیں، شو پیس لگا دیں، جو بھی ایجاد کرنی ہے کر لیں، خود پتھروں میں سوراخ کرا کے کوئی لائٹیں ٹھوک دیں چاروں سائڈوں پہ ان کے. آپ کی بکری بیمار نہیں ہوگی، آپ نے انشورنس دے دی، قربانی دے دی، ساتھ یہ ہائیجین. اب وہ جو آپ کی بکری ہے نا وہ بڑھ ہی رہی ہے، بس وہ 10 ہے. میں نے مثال 10 کی دی ہے، آپ 100 لے لیں، 10,000 15,000 کا ناگ لے لیں، جتنا بھی ہے آپ کی کیپیسٹی، بس یہ آپ کے پاس وے ہے جس کو بڑھایا جا سکتا ہے. دوسرا نہیں ہو سکتا تو آپ چاول کو پرانا کر لیا کریں. ابھی چاول کی نئی فصل آئے گی، اس کو آپ لے کے اچھے سے سائنٹیفک طریقے سے اس کو محفوظ کر لیں، اگلے سال کھول دیجئے گا، وہ آپ کا پرانا ہو کے اپنی قیمت ایڈ کر چکا ہوگا. یہ ان سب کے لیے کہ پیسے بینک میں رکھنے سے، یا وہ جو پوچھتے ہیں کہ تھوڑے ہیں تو کیا کریں، یہ تھوڑے والے چاول میں چلے جائیں، سیف رہیں گے پیسے. ایک تو وہ ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی، دوسرا اگر اس وقت فلکچویشن ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی اگر کوئی پیسوں میں اوپر نیچے. تو بیسیکلی یہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا، یہ جو بزنس میکنزم. تیسرا جو لوگ اس میں کر رہے ہیں رابطے، وہ بس یہ ہے کہ 2 دن میں جتنے لوگوں کی کیوریز آئی ہیں وہ ایک ایکو ماڈل کے لیے گروپ فارم میں نے کر دی ہے. اس میں جو بھی وہ کرے گا میں ایک ہی دن لگا کے سب کو اکٹھا سیشن لے کے ایکسپلین کر دوں گا. تیسرا یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے اس میں
11 के बाद समझ लें कि काफी ज्यादा संगीनी आ जाएगी 11 नवंबर के बाद। और ये अभी भी ये मैं ये नहीं कह रहा इसको कोई ये ना लेके जी कोई जंगी सूरत हाल नहीं, कभी भी कुछ भी एनीथिंग। और चांसेस ये हैं कि जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि इस दफा अगर कोई जोर आजमाई होगी तो कोई कोशिश ये की जाएगी कि डिसाइसिव हद तक हो, कुछ फैसला साज किस्म का मामला हो, एक दूसरे को चुप कराने का ये मैटर नहीं होगा। सर मुज़ाकरात कामयाब होते नजर आ रहे हैं ये जो आज हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो प्रेडिक्शन दी थी कि नहीं होंगे। यार देखें, ये जो मुज़ाकरात है ना ये कामयाब हो नहीं सकते अब। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी, अब मिसाल के तौर पे अभी आ जाएगा कि जी कामयाब हो गए, फिर पता चलेगा रात फिर हमला, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि अभी जी वहीं बैठे बैठे पीछे हमले हो गए। तो ये जो जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, बहुत मुश्किल है इस सब में हैंडल करना इसको, इस सारी सूरत हाल को। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई कामयाबी आनी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली हमारे साथ मौजूद थे और आपको पता है बड़े जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी की नजर से हमें ये प्रेडिक्शन और चीजों के हवाले से बताते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। सर आपके फैंस के बहुत सारे कमेंट्स थे नीचे, मोहब्बत भरे मैसेजेस भी हैं और प्रेडिक्शन के हवाले से लेट हो गया ना प्रोग्राम, कल करेंगे। हाँ, कल इंशाल्लाह जल्दी प्रोग्राम हमारा मॉर्निंग में आएगा। मैं कोशिश करूंगा सामा साहब को मॉर्निंग की तरफ जो है हम प्रोग्राम को लेके चले, आज जरा लेट हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।